नमस्कार दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है। और आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए कि जो आपका हार्डवेयर का जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली थी और उसी सेशन को हम आगे आज सेकंड पॉइंट के साथ हम बढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट के साथ बढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप के साथ हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आगे हमारा सेक्शन था कि हमने रैम और रोम के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और इसमें हमने रैम सेक्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को याद होगा कि हमने रैम के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन को हमने कंप्लीट किया था, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था रैम के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा रैम होता है, ठीक है, कि जो रैम है वो हमारा क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक तो मैंने बताया था आपको कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर। इसके साथ ही साथ जो हमारा रैम है वो कैसे काम करता है, जब हमारा कंप्यूटर या कोई मोबाइल ये ऑन होगा तभी ये काम करेगा। मतलब कि ये क्या करता है, एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम करता है। इसके साथ साथ ही कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है हमारा, ये सेक्शन ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से ज़रूर पूछा जाता है कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही इसमें मैंने बताया था कि जैसे पावर ऑफ हो जाता है तो आपका जो डेटा होता है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है। तो ये होता क्या है, ये टेम्परेरी हमारे डेटा को अपने पास होल्ड करके रखता है। होल्ड करके मतलब मैंने बताया था कि आप कोई भी स्क्रीन खोल लेते हैं, ठीक है, आपने इस तरीके से स्क्रीन को ओपन किया और जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं, जब तक ये फाइल सेव नहीं है तब तक ये क्या करेगा, रैम इसको होल्ड करके रखेगा, इसको टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। लेकिन बाय चांस जैसे कि लाइट चली गई, पावर ऑफ कर दिया, या भी किसी भी कारण से हम इसको सेव नहीं कर पाए, तो जो हमारा ये डेटा होता है सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद हमने ये किया था कि इसमें जो रैम है हम हमेशा जो क्या करता है, रीड और राइट दोनों करता है। इसके अलावा रैम का जो साइज होता है वो रोम की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। परंतु जो रैम होता है हमारा, जो रैम होता है हमारा, इसकी जो स्पीड होती है वो रोम के स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो रोम है उसका स्पीड रैम के मुकाबले कम होता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम होता है, यदि रैम की मेमोरी ज़्यादा होगी तो वो कंप्यूटर फास्ट होगा, जब रैम की मेमोरी कम होगी तो वो हमारा स्लो काम करेगा। इसी तरीके से जो हमारा रोम है वो क्या करता है, डेटा को सेव करके रखता है, ठीक है। और रैम का काम होता है तेजी से इंफॉर्मेशन को सीपीयू तक पहुंचाना। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या करेगा, मेन जो हमारा सीपीयू होता है, जो हमारे सिस्टम का ब्रेन होता है, उस तक हमारे चीज़ों को पहुंचाना। जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो हम सेव के लिए कर रहे हो, चाहे हम प्रिंट के लिए कर रहे हो, चाहे या किसी और अदर वर्क को कर रहे हो, तो वो क्या करता है, दोनों के बीच में काम को ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक तरह से यूज़ होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, दोबारा इसलिए रिवीजन कराए ताकि, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। साथ साथ मैंने आपके लिए पिक्चर रखा था, ये जो मैंने बताया था कि ये जो हमारा फोटोग्राफ है, ये जो पिक्चर है रैम का पिक्चर है। और मैंने आपको लास्ट टाइम मदरबोर्ड का फोटोग्राफ दिखाया था, पिक्चर दिखाया था, जिसमें बताया गया था कि जो ये स्लॉट होता है, इस स्लॉट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस रैम को लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक तरह से रिविजन हो गया, आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद आता है आपका रोम, ठीक है। एक तो इसमें भी वही होगा कि हम लोग जो है इसका फुल फॉर्म यानी कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ये सिर्फ रीड करता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को आप पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन ज़रूर करना। साथ ही साथ जो रोम होता है हमारा, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था कि जैसे हार्ड डिस्क हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है, इसी तरीके से रैम भी जो हमारा होता है, रोम जो होता है हमारा, वो भी नॉन वॉलेटाइल होता है। मतलब कि ये मेमोरी के अंदर डेटा को परमानेंट फिक्स कर देता है, सेव कर लेता है। तो ये जो हमारा रोम है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें एक बार डाली गई डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये कहता है कि जो रोम का डेटा है केवल रीड किया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ शुरू में मैंने आपको बताया कि रीड ओनली डेटा,
इसमें हम राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारा रोम होता है वो सिर्फ रीड करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें हमेशा डेटा राइट नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कि इसके अंदर क्या होता है, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आपको दे दिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन से हैं, उसमें रैम होगा, रोम होगा, कुछ और भी ऑप्शंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रोम होता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल की जाती है वो इसे मेमोरी से ही ली जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन, म्यूजिक, डेटा, गेम या जो भी हम फाइल बनाते हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे हमारे वर्ड की फाइल हो या कोई अदर फाइल्स हों, वो सबको डाउनलोड करते हैं, वो परमानेंट हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाता है, जिसे हम लोग रोम कहते हैं। अब हम सिंपल से शब्दों में यदि इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मोबाइल के अंदर आपने क्या किया, कोई फोटोग्राफ को डाउनलोड किया, तो आपके मोबाइल में भी वही होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है, जब हम अपनी फाइल को कहीं से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और उसको सेव करते हैं, तो पहले क्या करता है, रोम के अंदर परमानेंटली उसको सेव कर देता है। अब आपके पास यहाँ जो है रोम जो होता है एक तरह से चिप होता है, एक तरह से जैसे मदरबोर्ड है। मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड की फोटोग्राफ हमने देखी थी, तो इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स होता है, ठीक है। जबकि जो हमने रैम की फोटोग्राफ देखी थी तो उसके अंदर क्या था कि ये फिक्स नहीं था, मतलब कि उसका जो स्लॉट था, स्लॉट तो बना हुआ था, लेकिन रैम को उसके अंदर से हम रिमूव भी कर सकते थे, ठीक है, यहां से रिमूव भी कर सकते थे और दोबारा लगा भी सकते थे। लेकिन जो हमारा रोम होता है वो हमारे मदरबोर्ड के साथ फिक्स होकर के आता है, ठीक है। और ये क्योंकि हमारा परमानेंट मेमोरी होता है, जो हम लोग सिस्टम जब परचेज करते हैं तो हम ये चीज़ पहले देखते हैं कि कैशे मेमोरी हो गया या रोम की जो मेमोरी है वो कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से चिप शेप में होता है, जिसको हमने यहाँ से पिक्चर के शेप में यहाँ अलग भी रखा है, ताकि आपको कभी मदरबोर्ड देखने का मौका मिले तो आप उसको समझ सकें कि रैम कहाँ होता है, रोम कहाँ होता है, ठीक है। तो साथ साथ ये भी हम करते चलेंगे। इसमें भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उसको दोबारा मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। आपको ये सेक्शन याद रखना है, मतलब फुल फॉर्म याद रखना है। रोम जो है हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये डेटा को रीड करता है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना। इसके अलावा जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, कोई डेटा हो गया, कोई गेम हो गया, पीडीएफ हो गया, वो सारी की सारी जो है हमारे प्राइमरी मेमोरी यानी कि रोम के अंतर्गत सेव होती रहती है। तो ये वाला सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्टली एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई देखो इस तरीके से हमने क्या किया था, एक सीपीयू देखा था, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिस्टम यूनिट है, कंटेनर है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी कि हमने ये बॉक्स बनाया था जिसके अंदर ये मैंने बता दिया था कि यहाँ CD रोम होता है, ठीक है, यहाँ ऑन ऑफ बटन होता है, ये हमारा कंटेनर जो है इसके अंदर सारे हम हार्डवेयर डिवाइसेस लगाते हैं। तो ये जो इसको जनरली हम आम बोलचाल की भाषा में सीपीयू जरूर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में सीपीयू ये नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू जो मैंने कल आपको दिखाया था, लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, छोटी सी एक चिप होती थी, ठीक है, उस चिप को ही हम लोग सीपीयू बोलते थे, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये वही चीज़ है, कह रहा उस सीपीयू के अंदर जो हमारा सीपीयू है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं स्पेशली आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि इसके अंदर से जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा है, जैसे सबसे पहले आप देखोगे, पहले मैं पिक्चर समझा देता हूँ फिर डेटा पे आएंगे। इस सीपीयू के अंदर 3 यूनिट दिया हुआ है, एक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, दूसरा हमारा जो है इसमें ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और तीसरा हमारा जो है मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये कैसे काम करता है, तो और ये इन सब का फंक्शन कहाँ होता है, सीपीयू के द्वारा होता है। मतलब इस सीपीयू के अंदर वो तीनों फंक्शन जो है अलग अलग तरीके से काम करता है। एक साइड आपका ये इनपुट डिवाइस आता है, दूसरी साइड आपका आउटपुट डिवाइस आता है। मतलब कि हम जो भी काम करते हैं, इस काम को करने के लिए मतलब हमने जो भी इनपुट किया और जो उसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, इस सीपीयू के द्वारा ही ट्रांसफर किया जाएगा।
अब ये डिपेंड करता है कि भाई हमने काम क्या करना है। जैसे मान लो कि हमने जो है इसको सेव करना है, प्रिंट आउट करना है, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया कि मैंने यहाँ से इनपुट कमांड दिया कि मुझे सेव करना है, तो ये कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। अब सीपीयू का काम है कि ये देखेगा कि भाई जो सेव करने का काम है वो किसका है, वो जिसका भी होगा क्या करेगा, वो उसके पास ट्रांसफर कर देगा। प्रिंट का काम है, यदि हमने प्रिंट कमांड दे दिया तो प्रिंट किसका काम है करना, तो ये भी जो प्रिंट कमांड हो पहले सीपीयू के पास जाएगा, उसके बाद वो जिसको भी भेजना होगा उसको भेज देगा, ठीक है। और इस सेक्शन का काम होता है कि जैसे मान लो प्रिंट कमांड है तो आउटपुट से आएगा, प्रिंटर से आएगा, तो वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। तो जो ये सारा प्रोसेस है वो इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए इसको मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। पहले इसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू के अंदर सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आता है वो हमने देखा यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये कहता है क्या है कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन के, मतलब डेटा क्या हो गया, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हमारी फाइल्स होती है, जो भी हमारे पिक्चर्स होते हैं, वो सब का सारा हमारा डेटा कहलाता है। और इंस्ट्रक्शंस को के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे प्रिंट कमांड देना है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करके और जिस किसी का भी वो काम होगा उस सेक्शन को वो ट्रांसफर कर देगा, वो जो पार्ट है उस पार्ट को ट्रांसफर कर देगा, और वो पार्ट जो है उसके बाद प्रिंट करना है, सेव करना है, या उसको डिलीट करना है, ठीक है, या हमें लिखना है, वो सारा काम उसके बाद का है। तो हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे डेटा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस सेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ALU। ये भी ध्यान रखना है, कई बार यहाँ पर CU लिख देगा और आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो CU का मतलब हमें ध्यान रखना है कि कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा हमारा आता है ALU, बहुत जगह आ जाएगा आपके पास, ALU लिख करके दे देगा, बोलेगा ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये हमारे CPU का एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कि जितना भी हमारा अर्थमेटिक से रिलेटेड यानी कि गणित से रिलेटेड काम होगा, ठीक है, वो सारा का सारा काम किसका होगा, करना इसका होगा। जैसे मान लो कंप्यूटर को हमने बोला कैलकुलेशन करो, ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है पहले CPU के पास जाएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, एक कैलकुलेटर खोल लिया, सिस्टम के अंदर, मोबाइल के अंदर हमने कैलकुलेटर खोल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ 2 5 प्लस फिर 2 5 कर दिया। अब जो ये कैलकुलेशन का काम है ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ से प्रोसेस किया, ये कमांड जाएगा CPU के पास। अब CPU देखेगा कि भाई ये जो कैलकुलेशन का काम है वो कंट्रोल यूनिट का है, मेमोरी यूनिट का है, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का है, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब जैसे इसके पास ये ट्रांसफर होगा, ये जो भी इसको कमांड मिला होगा वो प्रोसेस कर देगा, प्लस का है तो प्लस कर देगा, माइनस का है तो माइनस कर देगा। तो ये मतलब सारा का सारा जो चलता है वो CPU के पास से अलग अलग यूनिट्स को चला जाता है, और वो यूनिट अपना प्रोसेस आगे कंप्लीट करता है। तो यही हमारा यहाँ पर आएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो ALU का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म बताइए, या जो हमारा ALU है वो क्या काम करता है, मतलब कि वो कंट्रोल करता है, वो हमारे जो है डेटा को कंपाइल करता है, या फिर अर्थमेटिकल यानी कि गणितीय काम करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ALU है ये हमारा क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, और जो कि क्या होता है, मैथमेटिकल वर्क सारा ये करता है। जो भी मैथ से रिलेटेड वर्क होगा वो हमारा ALU ही कंप्लीट करेगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि इस अर्थमेटिक सेक्शन को फंक्शन है कि ये सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवीजन को करता है, कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो इस तरीके के फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो ये हमें सेकंड सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ऑपरेशंस के नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा इसके अंदर मेमोरी यूनिट, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, कि जैसे आपको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रैम हमारा क्या काम करता है। तो रैम हमारा क्या करता है, डेटा को सेव करके रखता है। रोम हमारा क्या करता है, डेटा को सेव करके रखता है। एक टेम्परेरी रखता है, एक हमारा परमानेंट रखता है, ठीक है।
तो ये मेमोरी यूनिट जो होता है, जैसे हम लोग स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या करता है, कह रहे ये यूनिट के इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, डेटा जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो हम कमांड के रूप में देते हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं, और ये यूनिट दूसरे सभी यूनिट्स को इंफॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं। मतलब कि जैसे मान लो मैंने कहा कि फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ आएगा और सेव करने के लिए जैसे ही करेगा तो वो पूछेगा, वो देखेगा कि किसका काम है, ठीक है, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल टाइप का है, कंट्रोल यूनिट का है, आउटपुट का है, इनपुट का है, तो वही क्या करेगा, उसी को ट्रांसफर करेगा और इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट या मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मतलब कि इसको हम लोग रैम के नाम से भी जानते हैं। होता है ना, मैंने अभी बताया आपको कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले जाते हम सबसे पहले फाइल को सेव तो नहीं करते ना, हमने सिस्टम खोला और खोलते हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब काम करते करते होता क्या है कि भाई हम जो है इसको बाद में जाकर के किसी फाइल को सेव करते हैं, तो जब वो सेव हो जाएगा तभी वो हमारे क्या होगा, रोम में ट्रांसफर करेगा, हमारे हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करेगा। लेकिन जब तक हमने उसको सेव नहीं किया है तब तक क्या करेगा, वो हमारे मेमोरी यूनिट के अंदर रहता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। एक तो हमारा ये मेन मेमोरी के अंदर आता है, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आता है, या इसे हम लोग रैंडम एक्सेस यानी कि रैम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो हमारा सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर से 4 या 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला कि सीपीयू के हमारे कितने पार्ट सेक्शंस होते हैं, तो 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट पहला, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दूसरा, और थर्ड नंबर पे जो हमारा मेमोरी यूनिट है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो सेंट्रलाइज डेटा को प्रोसेस करता है। इसके अलावा पूछ लिया जाएगा आपका कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम क्या है, या एएलयू का फुल फॉर्म बता दो, मेमोरी यूनिट के अंदर वो प्राइमरी मेमोरी है या नहीं है। तो वो ये सारे के सारे हमारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसीलिए ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेकर के आया कि यदि बाई चांस किसी भी कारण से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा उससे हट करके भी पढ़ें और आप अपने एग्जाम को क्रैक जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो पार्ट है ये बहुत बार एग्जामों में आता है, और ये भी कहीं कुछ मेंशन नहीं था ऐसा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा बना करके लाया हूं, ठीक है। जिसके अंदर क्या था कि कम से कम आपको इसके बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जानते हों, बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने शायद पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैंने ये कोशिश किया कि कोई भी ऐसा छात्र हमारा ना रह जाए जिसको मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ भी ना पता हो, जो बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए और वो उसका नंबर किसी भी कारण से रह जाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ मेमोरी, मतलब कि जो मेमोरी के विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, इसको देखेंगे। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनेगा। एक्चुअली में पहले तो ये होता है कि मेमोरी के टाइप्स हैं क्या, ये जो हमने बाइनरी नंबर इतने नंबर सिस्टम लिख दी, ये है क्या। पहले इसको हम छोटे से पार्ट में इसको समझा देता हूँ कि जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें आपने देखा कि 8 बिट, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1024 बाइट। तो ये बिट और बाइट क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो रैम होता है, ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा होगा, जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, हम आजकल उसमें क्या करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, भाई इसमें हमारा कितना डेटा आ सकता है, मतलब उसमें हार्ड ड्राइव कितना है, ठीक है, हमारा फ़ोन जो है वो कितनी स्पीड से काम कर सकता है। वो स्पीड से कैसे काम करेगा, जब आप उसके अंदर रैम एक्सेस वाला लोगे। आप देखते हो कि भाई 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, ठीक है ना। या आप ये देखते हो कि हार्ड डिस्क कितने GB है, ठीक है, 10 GB है, 50 GB है, 100 GB है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, जितना नंबर ऑफ कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें स्पेस इतना ज़्यादा होगा। जनरली आजकल जैसे हम लोग देखते हैं फ़ोन में 128 GB नॉर्मल हो गया है, 128 GB। अब ये GB क्या होता है, ठीक है, और GB के अंदर कितना डेटा आएगा। या हम लोग कहते हैं रैम जो है हमारा 1 GB है, ठीक है, या 512 MB है, ठीक है। तो ये MB क्या होता है,
तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए जो हमारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं, जो हमारे जो मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो वो हमारा इसके अंदर बिट आएगा। ठीक है, और इसी के अंदर एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वो हम आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, 8 बिट यानी कि 8 जो बिट है ना, वो एक बाइट स्पेस को लेता है। मतलब कि हम कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं 1 2 3 4 5, मान लो हमने यहाँ से नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 तक लिख दिया, तो इस तरह के ये जो 8 हमारे बिट है ना, ये स्पेस लेगा 1 बाइट के बराबर, 1 बाइट के बराबर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारा दूसरा सेक्शन आता है, इसमें आता है 124 बाइट, मतलब 1024 बाइट, मतलब कि 1024 जो बाइट है वो हमारा किसको डिनोट करता है, एक केबी को। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। ठीक है, केबी हमारा क्या डिनोट करता है, किलोबाइट। कई बार जो है ना क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ये बताइए कि जो एक केबी दे देगा और फुल फॉर्म पूछ लेगा इसका। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई केबी का मतलब होता है किलोबाइट। दूसरी बात ये भी पूछ लेता है कि हमारा जो किलोबाइट है उसके अंदर कितना, मतलब एक बाइट के अंदर कितना, एक केबी के अंदर कितना बाइट होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1024 यानी कि 1024 बाइट डिनोट करता है 1 केबी को। इसी तरीके से हमारे 1024 केबी है यानी किलोबाइट है, ये 1 एमबी को करता है। ठीक है, मतलब 1 एमबी बनता है, और इसी तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि भाई रैम हमारा 526 एमबी का है। ठीक है, और यदि हम मान लो कि इस एमबी की जगह यहां पर होता है 526 केबी, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होता, बड़ा हमारा कौन सा होता है, जो मेगाबाइट वाला है। ठीक है, केबी जो होता वो छोटा होता। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटा हमारा जो होता है बिट होता है, फिर बाइट होता है, और उसके बाद मैंने यहां पर एक चीज और भी लिखा है जिसको आप देखोगे कि स्मॉल बी और कैपिटल बी। स्मॉल बी ये क्या करता है, कई बार वहां पर मान लो क्वेश्चन दे देगा कि भाई ये जो है ना कैपिटल बी लिख देगा और वहां पर लिख देगा कि ये किसको डिनोट करता है, मतलब ये क्या है, बिट है, ठीक है, बाइट है, केबी है, ठीक है, या और कुछ है। तो हमेशा ध्यान रखना है इसने स्मॉल किया या कैपिटल किया। यदि कैपिटल किया है तो ये क्या करेगा, बाइट को करेगा, क्योंकि हम एक जनरल सेंस में भी देखें तो यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है और ये स्मॉल होता है, मतलब इससे छोटा होता है ये। ठीक है ना, मतलब बाइट से छोटा बिट होता है, इसीलिए इसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, और बाइट जो है बिट से बड़ा होता है, इसीलिए इसको बड़े अक्षर से, बिग कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया गया है। इसी तरीके से हमारा जो है ये पूछ लिया जाता है कई बार कि 1 जीबी के अंदर कितना एमबी होता है, तो 1024 जो है एमबी यानी कि मेगाबाइट, एमबी मेगाबाइट जो है वो होता है 1 जीबी के अंदर, और इसको हम लोग गीगाबाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका हार्ड डिस्क आता है 500 जीबी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सिस्टम होता है प्लस 500 जीबी या 1 टीबी, इस तरीके से आजकल स्पेस लिखा हुआ आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीबी में ज़्यादा होता है या टीबी में ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ है कि इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स पूछ सकता है। इसी तरीके से 1024 जो गीगाबाइट है वो हमारा 1 टीबी यानी कि टेराबाइट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर से बनेंगे कि सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो हमारा योटा बाइट होता है। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो योटा बाइट होता है। ठीक है, ये सेक्शन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि ये बताइए, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें कई बार क्या होता है ना, हम अल्फ़ाबेटिकली देखने लग जाते हैं, इसको हो सकता है ऊपर दे दे और इसको यहाँ नीचे दे दे, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जेड वाला तो यार दिख रहा है कि सबसे लास्ट में आता होगा करेक्टर, तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, कन्फ्यूजन वाला पार्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि योटा बाइट लास्ट ऑप्शन है हमारे स्पेस के लिए जो अभी तक है। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी टीबी के बारे में कि टेराबाइट होता है। इसी तरीके से 1024 टेराबाइट हमारे 1 पेटाबाइट को भी डिनोट करता है। इसी तरीके से हमारा जो है 1024 पेटाबाइट
एक्साबाइट को डिनोट करता है, और ये एक्साबाइट जेटाबाइट को, और जेटाबाइट जो है ये टेराबाइट को करता है। तो ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है अच्छे से, वीडियो को बिल्कुल पॉज करके आराम से अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है, सीधा इसमें क्या है कि इसके अंदर आपको बिट लिखना है, ठीक है, बाइट आ जाएगा, उसके बाद इसमें KB आ जाएगा, MB आ जाएगा, ठीक है, GB आ जाएगा, TB आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद PB आ जाएगा, उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा EB आ जाएगा, उसके बाद JB और लास्ट में YB, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बना करके आप लिख लोगे तो इसमें ये पता लग जाएगा कि जो सबसे बड़ा यूनिट होता है YB होता है और सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। बाकी यदि हमें साइज के बारे में पूछता है या हमें उसका फुल फॉर्म पूछता है तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर जो है कई बार फुल फॉर्म्स वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई एग्जाम्स के अंदर, इसीलिए आपके लिए रखा है कि जो हम हार्डवेयर वाला सेक्शन पढ़ रहे थे इसमें कई बार आता है SMPS। SMPS का मतलब क्या होता है? ये हमारा जो मैंने कल बताया था आपको कि टावर वाला सिस्टम होता है, तो ये क्या करता है, इसी के अंदर हमारे सारे डिवाइसेस लगे होते हैं और उस डिवाइसेस के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर आपका हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि इसको मतलब जो CPU होता है, मतलब जो ये हमारा कंटेनर बॉक्स होता है, ठीक है, इसको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए एक SMPS लगाया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम को, हमारे मदरबोर्ड को, ठीक है, ये पावर भी सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये कई बार SMPS का आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा। दूसरा इसके बाद हमारा फुल फॉर्म आ जाता है कई बार DVD का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए अलग से लेकर के आऊँ कि ये क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है हमारा, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारा DVD होता है, ये राइटर के द्वारा ही एक DVD डिस्क में डेटा को बर्न किया जाता है। हमने बर्निंग के बारे में पहले पढ़ा था कि जो कोई भी फोटोग्राफ, कोई आपका पिक्चर या कुछ भी डेटा ऐसा हो जिसको आप CD के अंदर डालना चाहते हो, तो वो क्या करेगा कि इसी के द्वारा, DVD के द्वारा आप इसके अंदर बर्न कर सकते हो, आप इसके अंदर राइट कर सकते हो ताकि आप उसको दोबारा यूज़ कर सको। दोनों की फोटोग्राफ आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं कि ये जो हमारा है SMPS है, और आपके पास जैसे लैपटॉप हो गया या सिस्टम हो गया, उसमें इस तरह से DVD राइटर होगा, उसमें DVD लगाएंगे और उसके बाद ही प्ले होता है। चलिए, उसके बाद इसमें आता है आपका एक, इससे भी क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा इसके अंदर मॉडेम क्या होता है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर एक हम लोगों का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है मॉडेम होता है। तो मॉडेम क्या होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर मैं इसको समझा दूंगा आपको कि मॉडेम क्या होता है। कह रहा है मॉडेम जो है दो शब्दों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के बना है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर के बना है, ठीक है। मॉडेम के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और या हम इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है और मॉडेम के माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है। ये दोनों शब्दों से मिलकर के ये काम करता है, या इसको मॉडेम बोला गया है। अब हो सकता है कि अभी हमें इतना बड़ा थ्योरी देख करके कुछ ज़्यादा समझ में ना आया हो, लेकिन अब मैं आपको पिक्चर के द्वारा समझाऊंगा, तब शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, मॉडेम की फोटोग्राफ है। हो सकता है आप लोगों के पास भी यदि घर में नेट लगा होगा, क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते होगे। मोबाइल में तो जनरली हम सिम के थ्रू चला लेते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर में चलाना होता है तो हमने यदि किसी का कनेक्शन लिया होगा तो हमारे घर में भी एक वो मॉडेम लगा के गया होगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो वाईफाई चला लेते हैं या इस वाले सेक्शन में जा करके वायर को लगाते हैं और उसके बाद अपने सिस्टम में लगा लेते हैं, तभी चलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो डिवाइस लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ आपको। होता क्या है कि ये हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, और ये हमारा मॉडेम है,
ठीक है। अब नेट तो ऐसा नहीं कि मॉडेम से डायरेक्टली चल जाएगा, आपने किसी ना किसी का कनेक्शन लिया होगा, पीछे से कहीं से कनेक्शन आ रहा होगा, वायरिंग ली होगी। जैसे हम कह लेते हैं कि भाई ये टावर लगा हुआ है जिसके द्वारा जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके द्वारा हमारे घर तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस टावर से जब हमारे घर तक ही आ रहा है तो ये जो टावर है ना, ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा मॉडेम है, ठीक है, इसके थ्रू हमारा सिस्टम जो है कनेक्टिविटी है, बाहर से कहीं से सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर तक पहुंचना है। तो होता क्या है, जब ये सिग्नल हमारे सिस्टम यानी कि मॉडेम तक पहले पहुंचता है तो ये क्या करता है, एनालॉग वेव में होता है। मतलब आपने देखा होगा कि इस तरीके का, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं तो कभी हमारी धड़कनें ज़्यादा जाती हैं, कम जाती हैं, तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। मतलब कि या तो जीरो, मतलब इस तरीके से समझता है कुछ, ठीक है। मतलब इसका होता है या तो जीरो या तो वन, या तो ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। जीरो मतलब कि या तो ये बंद होगा या एक होगा। आजकल जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो आजकल जैसे बाइक चलाते हो या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ रही हैं जिसके अंदर क्या होता है कि डिजिटल मीटर लगा होता है। जैसे आप बाइक पे रेस देते हो तो आप देखते हो कि 40 लिखा आ गया, 50 लिखा आ गया, मतलब कि आपकी स्पीड उतनी बढ़ रही है। लेकिन यदि हम पहले की बात करें तो उसमें क्या होता था, एक मीटर आता था, यहाँ पे नंबर होता था और वो क्या करता था, इस तरीके से मूव करता था, तो एक्यूरेट नहीं बताता था। हो सकता था 50 भी हो सकता था 49 भी हो सकता था 48 भी हो। लेकिन जो डिजिटल मीटर होता है, यदि आपका 48 होगा तो 48 ही बताएगा, 50 होगा तो 50 ही बताएगा, ऐसा ही होता है। तो वही चीज है, जो हमारा कंप्यूटर है ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। और जो हमारा ये जो इंटरनेट की जो वायर होती है, जो इंटरनेट कनेक्शन आता है, वो हमारा एनालॉग सिग्नल समझता है। तो भाई अब नेट चले कैसे, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है मॉडेम, ठीक है। और अब क्या होने लगा कि जो ये हमारा मान लो कि कनेक्शन आ रहा है, इसने क्या किया, इस मॉडेम के अंदर कनेक्शन कर दिया। और ये क्या है कि यहाँ पर एनालॉग सिग्नल आ रहा है। यहाँ जाने के बाद जब इस तार को लगा दिया गया तो इस डिवाइस का काम है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल शेप में आगे भेजे। ये देख रहे हो ना, डिजिटल शेप में आगे जा रहा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल शेप समझता है। तो वही चीज़ हो गया कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर तक पहुंचाना, तभी आज हम नेट चला पा रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेशन करके हमारे सिस्टम तक पहुंचा रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, मॉडेम होता है। तो कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जो शुरू के दो शब्द हैं, ठीक है, दो वर्ड हैं MO, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इस MO का मतलब क्या होता है, तो MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है, या मॉड्यूलेटर, जो भी यहां पर आप कह सकते हो। और डैम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, या डीमॉड्यूलेशन। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा मॉडेम कहलाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं आपको। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, वो क्या होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे प्रोग्राम होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको यूज कर सकते। तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, वो होता है कि निर्देशों का एक समूह, मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हम कमांड देते हैं उसी को यहाँ पर प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो निर्देशों का एक समूह या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही हमारा प्रोग्राम है, जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित यानी कि चलाने के लिए किया जाता है। कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित यानी कि प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाले एप्लीकेशंस मैंने बताया था कि जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितने भी हैं, इसके लिए किया जाता है। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना अधिकांश कंप्यूटर बेकार हैं। मतलब कि अब आपके पास एक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसको रन करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण से हम अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से रन कर पाते हैं।
इसके अलावा ये कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट मतलब कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। फिजिकल मतलब क्या, जिसको आप टच कर लेते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और प्रिंटर हो गया, सभी हार्डवेयर के कहलाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये हमें पता है। इसके अलावा कहता है दूसरी तरफ इनको निर्देश देने के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट ब्राउज़र, जैसे कि हमें इंटरनेट चलाना है तो भाई खाली कीबोर्ड माउस रख लेने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, हमारा एप्लीकेशन है। इसी तरह से MS ऑफिस के अंदर एक्सेल, वर्ड, मान लो कि लेटर लिखना तो हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन या कोई ऐसे गणना वाले काम करने तो एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी एप्लीकेशंस कहलाती हैं, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या होती है, मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, इसलिए कंपाइलर या इंटरप्रिएटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग भाषा मशीन भाषा में बदल जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रिएटर दोनों क्या करती है, हमारे जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसको रीड करती है और जो यूजर समझता है उसको समझाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट था, जिसके अंदर हमें ये बताया गया कि किस किस तरीके से काम करती है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर जो हमारी ये सारी की सारी चीज़ें थी वो मैं आपके लिए लेकर के आया, और मुझे उम्मीद है कि जो ये दोनों सेशन था आपका, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसे बहुत अच्छे से करना, जो समझ में ना आए इसे दोबारा देखना और उसके बाद उसको नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ कि आपको पता लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे इसमें कहता है कि बिजली बंद कर दिया जाए, ठीक है, या बंद होने के बाद जो स्टोरेज है अपना डेटा रखती है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, को क्या कहते हैं। तो कहता क्या है कि ये वोलेटाइल स्टोरेज होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, ठीक है, या स्केल स्टोरेज होती है, या डायरेक्ट स्टोरेज होती है। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भाई हमारा जब तक डेटा सेव नहीं होता तो वो रैम के अंदर रहता है। तो रैम हमारा क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको अच्छे से ध्यान होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारा जो है वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर आएगा, क्योंकि जब हमारी सिस्टम को ऑन करने के बाद हमने डेटा कुछ लिखा और किसी भी कारण से बिजली चली गई, तब तक वो क्या होता है, यदि सेव हो जाता है तो वो रोम में चला जाता है, नॉन वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन जब तक हमने सेव नहीं किया और बिजली चली गई और हमारे पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, वोलेटाइल स्टोरेज के अंतर्गत चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा क्या करते हैं, क्या करने देते हैं, जल्दी बताइए। इसमें आपका क्या होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, स्टोर होगा या प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो कहता क्या है कि कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर का डेटा गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। इसका अर्थ है कि वो यूजर को डेटा स्टोर करने देता है, मतलब कि हम डेटा को स्टोर करेंगे। कोई हार्ड डिस्क हो गया, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, फाइल बनाई बहुत सारी और एक जगह इकट्ठा करके रख लिया, गैदर करके रख लिया, तो वो कहाँ स्टोर होगा, या तो रोम में होगा या हमारे हार्ड डिस्क में होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो स्टोर होगा आपका। इसी तरीके से ये कहता है आपका कि एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या कहता है, स्थायी मेमोरी होनी चाहिए, परमानेंट मेमोरी होनी चाहिए। तो क्या है, स्थायी मेमोरी है जो कि स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर भी यह इमेज जो है सिस्टम में ही रहती है, मतलब लॉस्ट नहीं होती, चली नहीं जाती। वो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो कह रहा है कि NIC कार्ड, CPU, ठीक है, रैम या रोम। ध्यान से देखना है, उसने स्थायी मेमोरी बोला है, तो इसके अंदर हमारा जो आएगा क्या आएगा, रोम आएगा, क्योंकि रोम जो है हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, जो कि स्थायी रूप से अपने पास डेटा को रखता है। यदि इसकी जगह यहाँ पर HDD लिखा होता, हार्ड डिस्क लिखा होता, तो भी हमारा जो है वो क्या होता कि यहाँ पर हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है। रोम की जगह HDD होता तो यहाँ पर HDD यानी कि हार्ड डिस्क आ जाता।
नेक्स्ट है आपका कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। ठीक है, इनमें से ये बताओ कि कह रहा है कि इसमें से ये बताओ कि हमारी मेमोरी कौन सी है। ठीक है, रैम हमारी एक मेमोरी है, DSL हमारी एक मेमोरी है, USB हमारी एक मेमोरी है, लैन है। तो हमने पहले भी अपने चैप्टर में पढ़ा, अपने टॉपिक में पढ़ा कि जो रैम है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा एक क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी जो चीज़ें हैं ये USB हमारी मेमोरी नहीं है, लैन हमारी मेमोरी नहीं है, DSL हमारी कोई मेमोरी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि टेम्परेरी स्टोर होता है, किसके कारण से स्टोर होता है टेम्परेरी? रैम के कारण से होता है, रोम के कारण से होता है, CPU के कारण से होता है, या CD-ROM के कारण से होता है? और हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछना है। कह रहा है जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर, मतलब कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, पर काम करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से, ठीक है, टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। तो हमारा कहाँ होता है? रैम के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसको मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के क्वेश्चंस आए तो आपको वो बहुत अच्छे से ध्यान हो, आप बहुत अच्छे से उसको बता पाओ। इसी तरीके से कहता है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। मैंने आपको जस्ट अभी जब हम सेशन ले रहे थे तो उस समय में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर हमारे जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। 4 प्रकार की, 8, 1, 2 या 3। तो मैंने आपको बताया हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये कहता है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, मतलब जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, वो कौन से हैं, तो ये हमें बताना है। स्टोरेज डिवाइसेस बताना है। तो इसमें पहला है ALU। ठीक है, क्या ये हमारा जो है स्टोरेज डिवाइस है? कंट्रोल का संकलन, रैम या माउस? तो बिल्कुल आप समझ में आ गया कि जो रैम है हमारा वो क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। भले ही वो क्या करता है, टेम्परेरी अपने पास स्टोर करके रखता है, लेकिन वो स्टोर करता है। बाकी जो चीजें हैं वो अपने पास डेटा को स्टोर नहीं करती है। नेक्स्ट कहता है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, फाइल को बनाया, फाइल को सेव किया, तो वो अभी CPU वाला सेक्शन हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था। तो कहता क्या है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम को रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर ऑप्शन है, मेमोरी ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर ऑप्शन है, हार्डवेयर ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या कहलाता है कि जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर ही डेटा को रखा जाता है, चाहे वो रैम के रूप में हो, रोम के रूप में हो। ठीक है, इसके बाद कहता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हार्ड डिस्क है, जो HDD है आपकी, वो आपकी किस प्रकार की जो हार्ड डिस्क है उसको स्टोरेज माना जाता है। किस तरह से? फ्लैश, मतलब फ्लैश बोलते हैं उसको, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं, या नॉन परमानेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रोम है और HDD है, ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क है, ये दोनों हमारे क्या हैं? परमानेंट है। तो परमानेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे? नॉन वोलेटाइल बोल रहे थे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने की उम्मीद होते हैं। तो इसके बाद आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ कल हम फिर आपसे जुड़ेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।